हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए, कुछ फैक्ट आपको समझ आए तो लाइक ठोक के जरूर जाएं। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा हीट। ऊष्मा हीट मतलब ऊष्मा मतलब हीट, ऊर्जा का वह रूप जो वस्तु या निकाय कह लो। ऊर्जा का वह रूप जो वस्तु के तापांतर पर निर्भर करता है, गर्मी पर निर्भर करता है, उसमें ऊष्मा कहा जाता है। ऊष्मा एक आदर्श राशि होती है। इसका मात्रक होता है क्या, SI यूनिट जूल होती है, और CGS यूनिट कैलोरी, और FPS मतलब BTUH ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, और एक किलोग्राम कैलोरी में 4186 जूल होते हैं। और 1 BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती है। जल का असामान्य प्रसार, द्रव पदार्थ के ताप में करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। मतलब द्रव पदार्थों के ताप में करने पर उनके आयतन में भी वृद्धि होती है, परंतु जल में ताप की वृद्धि मतलब जल में गर्मी की वृद्धि करने पर 5 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल के आयतन में कमी होती है तथा इसके बाद इसका आयतन बढ़ने लगता है। जल का सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ तापीय पैमाने बताए गए हैं, जैसे हिमांक बिंदु पे, क्वांक बिंदु पे, और भागों की संख्या। जैसे सेल्सियस आपने पढ़े होंगे, थर्मामीटर नहीं होते सेल्सियस C तो उसमें हिमांक पे 0.0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्वानाक में बिंदु पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें कितने भाग होते हैं, पूरे 100। अब केल्विन, ये भी थर्मामीटर में होता है, 273 केल्विन होगा हिमांक बिंदु पे, 373 क्वांक बिंदु पर, और इसमें 100 भाग होते हैं पूरे। और र्यूमर पे 0 R और 80 डिग्री R और 80 इसमें भाग की संख्या होती है। अब फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें 180 भाग होते हैं। अब कुछ ये फॉर्मूला दिया है, C=0/100 फ़ारेनहाइट -32/180 और R-0 केल्विन -273/100। नीचे वो दिया होगा भागों की संख्या, ऊपर केल्विन के बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट तथा रियोटर में तापीय पैमानों पे कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। पहले C-0 लगा के 100 करना है। फिर फ़ारेनहाइट का पूछा था, F-32 लगा के 180। अब -40/100 180 + 32 करके F निकल जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही उसका भी करना है, R का। अब हम पढ़ते हैं तापमापी। द्रव तापमापी में द्रव के आयतन में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ताप का मापन किया जाता है, जिसकी सहायता से -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस के मध्य का ताप मापा जाता है। मुख्यतः पारे का -39 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, परंतु ठंडे प्रदेश में इथिकल अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे गैस तापमापी। उस तापमापी में स्थिर आयतन पर गैस भरी जाती है, जिससे ताप में परिवर्तन होने पर गैस के दाब में भी परिवर्तन होता है, जिसे ताप का मापन किया जाता है। इसकी सहायता से लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तथा इसे उच्च के ताप मापे जाते हैं, तथा हाइड्रोजन गैस की सहायता से 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापे जाते हैं। इससे अधिक ताप पर हाइड्रोजन गैस में विसरण क्रिया प्रारंभ होती है। इससे उच्च ताप के लिए नाइट्रोजन गैस लगभग 150 सेल्सियस मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस का उपयोग होता है। निम्न ताप के लिए हीलियम -268 डिग्री सेल्सियस उपयोग किया जाता है।
अब थर्ड पढ़ेंगे प्लेटिनम तापमापी। इसमें ताप परिवर्तन होने पर प्लेटिनम धातु का प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तापमान मापा जाता है, जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। अब तापयुग्म तापमापी। ये तापमापी सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है, जिसके अनुसार किन्हीं दो धातुओं को जोड़कर संधि द्वारा बनाए गए परिपथ में तापीय परिवर्तन करने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसकी सहायता से -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के मध्य का ताप मापा जाता है। अब पायरोमीटर तापमापी। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस या इससे उच्च ताप का मापन करता है। अब ऊष्मा के संचरण की विधियाँ। पहला है चालन विधि। ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण माध्यम के कणों के स्थानांतरण के बिना होता है और चालन विधि कहलाती है। सभी प्रकार के ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है, परंतु जिन धातुओं में मुक्ति उपस्थित होती है उनमें ऊष्मा का संचरण तीव्र गति से होता है। एग्जाम्पल जैसे सर्दियों में समान ताप पर लोहे की कुर्सी तथा लकड़ी की कुर्सी को रखने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी महसूस लगती है। अब दूसरा संवहन विधि। इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण माध्यम के कणों के स्थानांतरण की सहायता से होता है। सभी गैस तथा द्रव पदार्थों में ऊष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जल और ऊष्मा का संचरण, वायुमंडल में ऊष्मा का संचरण, बल्ब संवहन विधि के कारण बल्ब का फिलामेंट गलने से बचता है। अब है विकिरण विधि। ऊष्मा संचरण की वह विधि जो बिना माध्यम की सहायता से होती है। एग्जाम्पल जैसे सूर्य से ऊष्मा का संचरण, किसी गर्म धातु का ऊष्मा का संचरण। इसमें ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अब अगला है तापीय बिंदु अवस्थाएं जो बताई गई है। पहला हिमांक बिंदु। किसी वस्तु का ताप घटने पर प्राप्त वह बिंदु जिस पर पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ होता है। द्रव से ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ होता है। एग्जाम्पल, ताप घटने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदलना प्रारंभ होता है। अब गलनांक बिंदु। ताप बढ़ने पर जिस ताप पर पदार्थ ठोस बढ़ने द्रव में बदलना प्रारंभ होता है गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ताप बढ़ने पर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बर्फ जल में बदलना चालू होती है। क्वांतनांक बिंदु। ताप बढ़ने पर जिस बिंदु पर पदार्थ द्रव से वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाता है, मतलब द्रव से वर्षा के भाप में, जो वर्षा का पानी जो गर्म होता है तो भाप में बदल जाता है ना, हवा में उड़ जाता है, और जैसे जल, तो वो ये बताया गया। जैसे एग्जाम्पल में आप समझोगे, ताप बढ़ने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प बनता है। असंघनन बिंदु। तापीय अवस्था का वह बिंदु जिस पर पदार्थ गैस से द्रव में बदलना चालू होता है उसे संघनन बिंदु कहा जाता है। अब एग्जाम्पल कुछ इसका, ताप घटने पर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल वाष्प द्रव में बदलना चालू होता है। अर्धपातन अवस्था। यदि कोई पदार्थ ठोस आवरण से सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, उसकी अवस्था अर्धपातन अवस्था कहते हैं। जैसे कपूर, नौसादार, ETC एग्जाम्पल आदि और भी। तिर्क बिंदु अवस्था। ताप की वह अवस्था जिस पर पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में प्राप्त हो तिर्क बिंदु अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल कार्नोट चक्र। तो आगे की वीडियो और देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल और भी वीडियो ऐसे मिलती रहेगी आपको। थैंक यू।